कंडीशनिंग में जो हम कॉपर पाइप यूज करते हैं ना, वो टाइप्स ऑफ पाइप दो तरीके के होते हैं। एक होता है हार्ड पाइप, एक होता है सॉफ्ट पाइप। हार्ड पाइप वो पाइप होते हैं जिसके अंदर में हम बेंड नहीं कर सकते हैं, उसको एल्बो या यू बेंड या फिर टी के माध्यम से कनेक्टेड करते हैं, या इसके जो भी हमारे जो स्वेजिंग जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से हम इनको कनेक्ट करते हैं। जो भी हमारे एफसी वगैरह हो, या इंडोर यूनिट वगैरह हो, या आउटडोर यूनिट हो, या फिर हमारी कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो। तो आपने हार्ड पाइप पे कभी काम किया है? आपने हार्ड पाइप जो होते हैं कॉपर जी के सर। पाइप। वेरी गुड। अच्छा, जी। सॉफ्ट पाइप जो हम यूज करते हैं वो भी आपने यूज किया है। तो एक्चुअली वीआरवी और वीआरएफ में जो कॉपर पाइप की जो साइज है वो कितना, क्या क्या साइज होता है? और उस कॉपर पाइप के अंदर में मान लीजिए आप क्वार्टर का पाइप, हाफ का पाइप, 5 8 का पाइप और 7 8 का पाइप, ये तो आप अपने स्टोर से फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन इससे जो बिगर देन जी। जो साइज होते हैं, जैसे 118 हो गया और जी 11 8 वगैरह हो गया, इन सब चीजों को, और उससे भी बड़े साइज की पाइप वगैरह हो गए, तो आपके पास क्या फार्मूलाज है जी। पाइप को फाइंड आउट करने का, एग्जैक्ट पाइप को फाइंड आउट करने का? क्योंकि आप जो वीआरएफ में जो लगा रहे हैं ना, जो पाइपिंग वगैरह लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं आप उसकी साइज के हिसाब से। वहां पे साइज के जी हिसाब से पाइप लगा रहे हो आप, तो उसको मेजरमेंट कैसे करते हो आप? कैसे पता चलता है कि कौन सा पाइप? स्टोर में तो बहुत सारे पाइप्स पड़े रहते हैं। सर, 118 तक तो पता है कि देखो 118 एक बात डिस्चार्ज तो हो सकते सुनिए, हैं कौन सा पता। एक बात तो यह है कि हम देख के पहचान जाते हैं, हाथ में लेके पहचान जाते जी। हैं, टच करके छू के जी देख के पहचान जाते हैं। और इसके अलावा क्या फॉर्मूला है आपके पास में जिसके माध्यम से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये इस साइज का पाइप है या इसका ये वो है? एमएम से सर। ओके। यानी एमएम से जी। डायमीटर जो आपका पाइप रहता है उसके डायमीटर के हिसाब से आप उसको देख पाएंगे ना, कि ये कितना एमएम का जी। जो है पाइप है, और इसका जो है जो लेंथ लेंथ वेंथ को छोड़िए, आप जो मेन है वो चीज क्या है हमारा, पाइप का साइज। और पाइप का साइज एमएम के अंदर के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। जैसे हर एक पाइप का जो साइज एमएम के अंदर में डायमीटर होता है, उसके हिसाब से हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो हमारी वाइब्रांच और हमारा जो वीआरएफ के अंदर में जो भी सिस्टम वगैरह हम लगाते हैं ना पाइपिंग को लेके, उस सब के अंदर में वो चीजें मेंशन रहती है ड्राइंग के अंदर में। ये आपने देखा होगा शायद। देखा आपने? नहीं देखा? हेलो? आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो? हेलो? समझ भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? हेलो। जी हाँ सर, जी। आवाज कट रही है आपकी सर। अच्छा यार, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से कट रहा होगा। जी। तो मैं आपको ये कह रहा था, जैसे आपने कभी भी कि इस तरीके का वो चीजें देखा है आपने, जो पाइप का जो साइज वगैरह रहता है, उस साइज वगैरह के अंदर में आपने काम किया है? जी सर, मैंने अभी तक सिर्फ 118 में काम किया है सर। ओके। तो यानी कि आपको पाइप साइज जी। लेके कोई दिक्कत वगैरह नहीं है ना? जी। इंसुलेशन करते हैं, जब इंसुलेशन वगैरह हम करते हैं तो इंसुलेशन में क्या चीजें यूज करते हैं इंसुलेशन करने के टाइम पे? जो पाइप का साइज होता है, इंसुलेशन। हाँ, जो पाइप का जी। साइज होता है, पाइप की साइज के हिसाब से जो हमारे पास में उसको इंसुलेशन फॉर्म वगैरह मिलते हैं, वो एग्जैक्टली साइज के हिसाब से हम करते हैं ना। वो तो आपने किए ही होंगे ना। जुगाड़ काम कभी भी नहीं करना समझ भाई। अगर आप कभी भी कोई भी काम करें, चाहे अपना करें या किसी के पास जॉब करें, बात यह है कि आपके पास में जो जी। क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, वो 100% मेंटेन होना चाहिए। समय लगे कोई बात नहीं है, अगर रेट लिस्ट कम है, कुछ भी हो रहा है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी ये आपको काम करे तो वहाँ पे क्वालिटी वर्क होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि भाई ये कोई जी। कस्टमर बोल रहा है हमको तो सिर्फ कूलिंग से मतलब है, आपके काम से मतलब नहीं है, आप क्या जानते हो क्या नहीं जानता, हमको इसको मतलब नहीं। तो ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे कस्टमर के पास कभी काम नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि वो आपकी क्वालिटी की वैल्यू नहीं समझता, तो काम करने का क्या मतलब है? जी सर।
आप जब वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम जब वीआरएफ में वैक्यूम करते हैं तो उसका क्या आपके पास में मेजरमेंट रहता है, कितने माइक्रोन, माइक्रोन के बारे में आपको पता ही होगा, माइक्रोन मीटर क्या होता है, माइक्रोन के बारे में नॉलेज ऑलरेडी है आपको। तो क्या रहता है जी माइक्रोन सर। वगैरह के बारे में नॉलेज आपको? जैसे मान लीजिए अगर अलग अलग एक मशीन है, एक मशीन है मान लो कितना एचपी का होगा, एक मशीन है 6 एचपी का या 10 एचपी का मान लो, और एक मशीन है जी 20 एचपी का, और दो तीन आउटडोर मिला के है मान लो 60 एचपी का मशीन। तो वैक्यूम प्रोसेस के अंदर में क्या डिफरेंस आएगा अगर आपके पास माइक्रोन मीटर नहीं है तो कैसे करोगे? आप बता दीजिएगा सर। देखिए क्या होता है, हमारे पास में ऑलमोस्ट 50% प्रोजेक्ट पे माइक्रोन मीटर नहीं होते हैं, है ना। जी अधिकतर लोगों के पास में अवेलेबल नहीं होते हैं। और अभी जो अपने हिसाब से जो करने वाले होते हैं ना वैक्यूम के, नहीं यार हम तो हमारे हिसाब से कर लेते हैं 2 घंटा 3 घंटा, है ना। तो कभी भी वैक्यूम जो होता है ना वो डिपेंड करता है आउटसाइड क्लाइमेट के ऊपर में। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो शुष्क है क्या, मतलब ड्राई है क्या, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है ना। तो आउटसाइड वेदर कैसा है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो है ना वो प्रोसेस ऑफ वैक्यूम होगा। रीजन क्या है, जब हम वेल्डिंग करते हैं, बरसात का मौसम है तो मॉइस्चर वगैरह हो गया, ये सब चीजें पाइप के अंदर में इंसर्ट हो जाती है। और रेगुलर बारिश वाले मौसम है उसमें भी सेम चीजें होती है। तो हमारे को क्या है कि जहाँ पे अधिकतम, जैसे आपका सिटी है, मान लो आप दिल्ली में काम कर रहे हैं या यूपी में काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहता है। तो ड्राई वेदर के अंदर में आपको क्या होता है, अच्छे से फ्लशिंग करने के बाद के अंदर में वैक्यूम करने के टाइम पे आप, अगर आपका मशीन मान लो 10 एचपी का मशीन है और इंडोर यूनिट जी कनेक्टेड है, 10 एचपी में कितने इंडोर हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये डिपेंड करता है पाइप की लेंथ पे, पाइप कितना है और इंडोर यूनिट कितने कनेक्टेड है उसके ऊपर में। तो उसके हिसाब से अब वैक्यूम कहाँ पे होता है, आउटडोर के अंदर में कभी भी वैक्यूम नहीं होता है, न्यू इंस्टॉलेशन के अंदर में। इंस्टॉलेशन के अंदर में जब न्यू इंस्टॉलेशन होता है ना उस टाइम पे आउटडोर के अंदर में वैक्यूम नहीं होता है। जो हमारा डिस्चार्ज और सेक्शन वॉल होता है और चार्जिंग वॉल होता है वहीं से सिर्फ हमारा वैक्यूम होता है। तो पूरी जो लाइन जी है हमारे इंडोर यूनिट का और जितने भी रेफ्रिजरेंट लाइंस हैं उस सबसे हवा को सक करना होता है। और उसके अंदर में मिनिमम से मिनिमम, कम से कम अगर बात करें तो हमारे पास 500 600 माइक्रोन तक के अंदर में ही होना आता है। माइक्रोन वगैरह का मतलब क्या होता है, कुछ इंटरव्यू वगैरह में मान लो कभी कोई पूछ ले आपसे तो माइक्रोन क्या होते हैं जो हम बोल मतलब रहे हैं ना। सबसे कम मात्रा। जी यस, यानी कि जो सबसे कम कम मात्रा है, जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर के प्रेशर को, उसको हम माइक्रोन में मापते जी हैं। तो उसकी जो इकाई होती है उसको माइक्रोन बोलते हैं। तो जितना माइक्रोन हमारा वैक्यूम के अंदर में है उसमें लगभग 500 600 माइक्रोन जो है हमको करना होता है। लेकिन अगर माइक्रोन मीटर के बिना अगर हम कर रहे हैं काम, तो उसके अंदर में क्या है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि माइक्रोन अगर मीटर नहीं है, सिर्फ वैक्यूम पंप है हमारे पास में, तो हमारा जो कैपेसिटी ऑफ सिस्टम है वो कितना है। तो एवरेज आपको 5 से लेके 7 घंटे के बीच में आपको जो है ना लगा के रखना चाहिए पंप, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी गए। और इसके अंदर में क्या है, जैसे सिस्टम मान लो 10 एचपी की मशीन है तो आप मिनिमम कम से कम 2 से 3 घंटा मान लो, अगर 20 एचपी की मशीन है तो 5 घंटा मान लो, अगर टोटल मिला के आप इससे भी ज्यादा कैपेसिटी है तो 5 से लेके 7 8 घंटा आप वैक्यूम मान लो। लेकिन इतना वैक्यूम होना चाहिए। और इसके अंदर में जितना अच्छा वैक्यूम होगा उतना अच्छा हमारे सिस्टम के अंदर में कूलिंग इफेक्ट्स आएंगे। और सिस्टम के अंदर में जब हम वैक्यूम कर लेते हैं तो वैक्यूम को जी जज करने के लिए कि वैक्यूम में कोई लीकेज तो नहीं हुआ, बिकॉज आप जब फ्रेश टेस्ट करते हैं नाइट्रोजन से तो आप ऑलरेडी चेक कर लेते हैं कि यार ये तो एवरीथिंग इज ओके। आफ्टर दैट आप वैक्यूम करते हैं, तो वैक्यूम में भी हमको ये देखना है कि कहीं पे वापस चीजें माइनस तो नहीं जा रही है, वापिस कोई चीजें डाउन तो नहीं जा रही है। तो हमको वो चीजें भी चेक करना है कि हमारा प्रेशर डाउन तो नहीं जा रहा है। तो वैक्यूम का जी ये सर। सिस्टम आपको समझ आ गया। जी सर। अब आती है अगली बात, जो आती है वो आती है हम किसी भी सिस्टम पे जो गैस चार्जिंग वाला प्रोसेस में जब जाते हैं, अभी तक आपने किन किन गैसों पे काम किया है? 410 गैस चार्ज किया है आपने? वीआरएफ में 410 ही चलता है ऑलमोस्ट। 410 गैस चार्ज किया है आपने? जी जी सर। जी किया है।
अच्छा, 410 के अंदर में जो है, कितने रनिंग प्रेशर कितना रहता है, रनिंग प्रेशर? रनिंग रनिंग प्रेशर रहता है प्रेशर 130 to 140। नहीं, मुझे बार में बताइए या पीएसआई में बताइए। पीएसआई में मत बताइए, क्योंकि पीएसआई हम लोकल स्तर पे यूज करते हैं, और पीएसआई एक जो इकाई होती है, वो इकाई हमारे जो गेज मीटर होता है, गेज मीटर जैसे हमारा 410 का अलग होता है, 22 का अलग होता है, और बहुत सारे लोग कॉमन ही यूज करते हैं, फिर उसमें पीएसआई को कैलकुलेट करते हैं, जो कि गलत है। आप हर एक गेज की सेम पीएसआई को यूज उसके अंदर में नहीं मेजरमेंट कर सकते, क्योंकि हर एक मीटर की जो गेज का जो हर गेज का जो मीटर होता है, उसके अंदर में मेजरमेंट अलग तरीके से होता है। तो आपको यूज करना चाहिए सिर्फ 410 का, तो उसमें भी आपको स्टैंडर्ड देखना चाहिए कि गेज का कितना पीएसआई है। मान लो अगर हमारा जो गेज वैसे तो 8 बार रहता है, अब 8 बार को आप देख के चलिए कि अगर 8 बार अगर आपका है सिस्टम के अंदर में, तो उसके अंदर में कितना रहेगा आपका। 8 बार अगर आपका है सिस्टम के अंदर में रनिंग प्रेशर, तो कितना पीएसआई के अंदर में हो गया 8 बार का? 8 बार का कितना पीएसआई हो गया? लगभग 120 से लेके 130 पीएसआई, इतना हो गया। आपने जब गैस चार्ज करते हैं तो कितना गैस चार्ज बता रहे हो आप? 410 का प्रेशर कितना रखते हो आप? एक्चुअली हम तो सर कॉमन मीटर यूज करते हैं। अच्छा, जी, तो उसमें बार नहीं होता है, उसमें पीएसआई आता है। एक्चुअली बार रहता है ना? है, सब में रहता है, बार तो रहता ही है, ऐसा नहीं है। तो हमको क्या बेसिकली एक अच्छा बात सर, ध्यान तो रखना। हमने उसको नोटिस नहीं किया। सर, नोटिस तो करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, और बेसिकली क्या है कि जिससे जो 410 ओके, गैस है ना। आगे से रखेंगे सर, बिल्कुल। हाँ, ये क्योंकि आप क्या बिजनेसमैन हो, आप जब किसी से भी कंसल्ट करोगे या किसी प्रोजेक्ट पे कमीशनिंग करोगे, उस टाइम पे जब आपका कंसल्टेशन जी। होगा ना, तो वहां पे ये वर्ड अच्छे नहीं लगेंगे। हालांकि ये काम के ही वर्ड है, काम ही हो रहा है इसमें, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये प्रोफेशनल वे हाँ हाँ नहीं हाँ। है। मतलब आप मान के चलिए किसी भी एक प्रोफेशनल कंपनी का काम कर रहे हैं, तो वो क्या चाहती है कि मेरे टेक्नीशियन जो काम करने वाले, मेरे सिस्टम को लगाने वाले, उनको हर एक चीज का नॉलेज अच्छे से हो, ऑल अबाउट इंस्टॉलेशंस और ऑल अबाउट सभी तरीके के सिस्टम की नॉलेज हो। तो बेसिकली क्या है, गेज मीटर एग्जैक्टली बिल्कुल हमको सर। यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर एग्जैक्टली चार्जिंग लाइन और गेज मीटर यूज नहीं करेंगे, तो जो प्रेशर कैलकुलेट है वो आपके पास में बराबर नहीं आएगा। आप अगर 22 वाला अगर गेज उसमें यूज कर रहे हैं, और 22 वाली अगर चार्जिंग लाइन उसमें यूज कर रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ जो गैस है उसका वो 100% आपको इक्वल नहीं मिलेगा। तो आप ले यूज करके देख लेना, नहीं मिलेगा उसके अंदर में, क्योंकि उनका जो प्रेशर होता है, जो बनावट होती है, वो गैसों के हिसाब से होती है लाइन की। अब लोकल गैसेस, अब हम इतना अच्छा प्रोफेशनली वीआरएफ का काम कर रहे हैं, आपको पता है, एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली हमको एक तरीके से एक वीआरएफ का टूल ही अलग रखना चाहिए। जो बेसिक काम करने वाले टूल्स हैं, उनसे सेपरेट एक वीआरएफ का काम करने वाले टूल्स, हाँ, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रिल मशीन, हैमर, या मैकेनिकल स्पेयर, हमारे जो स्पेनर्स वगैरह हो गए, जितने भी जो दूसरी चीजें आप उनको यूज करिए आप, लेकिन जो मतलब मेंटेनेंस में यूज होने वाली चीजें हो गई, या वैक्यूम पंप्स हो गए, या फिर आप मान के चलिए हमारे जो गेज मीटर, चार्जिंग लाइंस वगैरह होगी, एम्पियर करंट मीटर वगैरह चेक करने के लिए, तो वीआरएफ का किट एक अलग ही रखिए। और वीआरएफ के किट के लिए आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेके और रेफ्रिजरेंट को लेके, मैं मैकेनिकल चीजों में बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमारे दूसरे जो टूल्स वगैरह होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक। और हमारे जो रेफ्रिजरेंट में यूज आने वाले गेज मीटर हो गए, गैस वगैरह सिलेंडर हो गए, इसका एक अलग ही किट रखिए, क्योंकि ऐसा रखने से क्या होगा कि आपका सामान डैमेज भी नहीं होगा, और प्लस उसका संरक्षण सही तरीके से होगा, यानी कि आप उसकी उपयोगिता को रेगुलर बनाए रखेंगे, और आप प्रोफेशनली उस सिस्टम पे काम करने के लिए आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये नहीं है, वो नहीं है। अब जब बात आती है हमारे पास में गैस चार्ज को लेके, तो गैस चार्ज दो तरीके का होता है। एक होता है एडिशनल गेज चार्ज, को हम जब किसी भी सिस्टम पे करते हैं, तो एक होता है ऑटो गेज चार्ज, और एक होता है हमारा मैनुअल गेज चार्ज। तो इन दोनों ही फार्मूलों में क्या होता है, इन दोनों के अंदर में क्या होता है कि जो फार्मूलाज होते हैं वो इक्वली काम करते हैं। तो आप बता सकते हैं मुझे कि क्या फार्मूला है एडिशनल गेज चार्ज करना है?
हेलो। हेलो। मैं आपको ये कह रहा हूँ एडिशनल गैस चार्ज हेलो। करने के क्या फार्मूलाज होते हैं। हाँ, एडिशनल गैस चार्ज करने के क्या फार्मूलाज होते हैं? जो हम नॉर्मल एसी में गैस चार्ज करते हैं, वो तो हम पर केजी 20 ग्राम के हिसाब से करते हैं, जो नॉर्मल स्प्लिट होता है। हम्म। और जो हम डक्टेबल में करते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए ना। जी। डक्टेबल में हम लेके 200 ग्राम से और 300 ग्राम तक करते हैं पर केजी, मतलब पर टन के हिसाब से। अच्छा, पर टन के हिसाब से, हाँ हाँ। जी। जी। अच्छा, और कोई चीज बता, और कोई दूसरा फार्मूला बताइए। और तो इसी लॉजिक पे करते हैं फिलहाल काम तो। अच्छा। इसमें कैसे कर सकते? जी। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जितना भी जो रेफ्रिजरेंट पाइप होता है ना, जितना भी रेफ्रिजरेंट पाइप पूरी सर्कल पूरे यूनिट्स के अंदर में, चाहे वो 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हाँ हो, जी। चाहे जितने भी हो। एंड हमारा क्या रहता है फोकस के, जब हम मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे बात करते हैं अपन, ठीक है ना। हम ऐसे ऐसे जी। बात करते हैं कि जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट था और हम इंजीनियर हैं, और हम आपको अब जब प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन हो गया है, अब हमको गैस चार्ज करना है। एक तो आउटडोर में जो पहले से गैस है, अब उसके अलावा गैस चार्ज करना है। तो हर जी। कंपनी अपना एक फार्मूला देती है, तो मैं डेकन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो डेकन कंपनी के जो हाँ। फार्मूलाज है, मैं उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। इससे तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सभी कंपनियों के फार्मूलाज सेम ही है। तो बात क्या आती है कि हमने जितने जो पाइप यूज किए हैं उस पाइप की, जैसे मान लो 118 हो गया, 58 हो गया, 11 हो गया, टाइप्स ऑफ पाइप की साइज, अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से हमारे पास 5 प्रकार के पाइप हमने यूज किए, क्वार्टर से लेके, है ना। तो 5 तरीके के पाइप की साइज के यूज किए अपन ने। पांचों का जो साइज है, उनकी टोटल लेंथ कितना है। ओके। जब टोटल लेंथ हमारे पास, ऐसे तो हम मीटर, ऐसे तो हम वो कोई मेजरमेंट लेके घूमते फिरेंगे नहीं, यार ये कितना फीट हुआ, ये कितना जी। फीट हुआ, है ना। तो एग्जैक्टली exactly हमको पता हाँ कैसे हाँ। चलेगा, हमारी ड्राइंग के हिसाब से। क्योंकि कितने ठीक है। मीटर पे कितना पाइप चेंज होगा वो ड्राइंग में मेंशन रहता है। अभी तक में आपने जो वीआरएफ इंस्टॉल किए बिल्कुल। हैं, उसके अंदर में आपने ये चीज देखा है कि हाँ आपको हाँ। मेंशन किया गया है उसके अंदर में। हाँ, मेंशन होता है सब कि इतनी लेंथ इस वाले पाइप की लगेगी, इतनी लेंथ इस पाइप की लगेगी। हाँ। ओके, वेरी जी। गुड। तो ड्राइंग जब में उसके, मेंशन होती है ये चीजें। हाँ करेक्टली। तो जब ये चीजें होती है ना सर, तो उसके अंदर में क्या है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमको ये पता हो गया कि भाई इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। तो उसके अंतर्गत में हमको ये करना है कि टोटल साइज जब हमारे पास आ जाती है, तो उस टाइम के अंदर में अभी तक के अंदर में जितने भी पाइप यूज हुए हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है, साइज कितनी है, और उसका थिकनेस कितना है। थिकनेस डायमीटर के बाद जो थिकनेस ठीक हमारा है। राउंड में साइज आता है वो, तो हम लेंथ और प्लस थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं, और जी। जी। फिर उसके बाद पर मीटर के हिसाब से पर ग्राम कितना गैस जाएगा वो आता है। जब टोटल गैस वो आ जाता है हमारे पास में, मान लो 20 kg आ हम्म। गया, 25 kg आ गया, 50 kg आ गया, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि आउटडोर के अंदर में टोटल गैस कितना है अवेलेबल। किसी में 9 किलो है, किसी में 10 किलो है, किसी में 5 किलो है, मान लो, है ना। तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। वो उसमें से माइनस होने ठीक के है। बाद में एडिशनल गेस्ट चार्ज जो रिमेनिंग रहता है, वो गेस्ट चार्ज हम सर, मैन्युअली भी कर। ये वाला एक बार दोबारा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि, 1 मिनट बता देता हूँ हेलो। अभी। हाँ जी बता रहा हूँ, 1 मिनट। इसे दोबारा रिपीट रिपीट कर दीजिए सर एक बार। जी करेक्ट, अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। जैसे मान लो अगर हम किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, तो एडिशनल गेज चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो क्या है कि ऑलमोस्ट हम जैसे 410 हाँ गैस है, तो हम गेज लगा के ये सोचते हैं कि यार इसका प्रेशर लेके आना हमको, है ना। हम तो यही सोचते हैं कि इसका प्रेशर लेके आना है, चाहे कितना ही इसके अंदर में गैस हाँ है। हाँ। तो एडिशनल गैस चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है, रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज, पहली बात क्या है हमारे को, सबसे पहले टोटल
साइज ऑफ कॉपर पाइप है ना, यानी रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइप है ना, जो रेफ्रिजरेंट पाइप का अपन यूज कर रहे हैं उनका हो गया ना। सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों के ना, सेक्शन जी सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों का। उसके बाद में क्या हो गया हमारे पास में, जब टोटल लेंथ निकल के आ जाती है, टोटल लेंथ आ गई, तो टोटल लेंथ के बाद में हमारे पास में टोटल साइज आ गई, है ना। ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू पाइप पाइप साइज, अकॉर्डिंग टू पाइप साइज हमारे पास में क्या हो गया, डायमीटर कितना है उसका, है ना, थिकनेस कितना है, जी इच साइज का जो भी है ना, इस साइज का थिकनेस कितना है। उसके बाद में टोटल लेंथ प्लस टोटल लेंथ के साथ में थिकनेस बराबर, दोनों निकल के आ गया हमारे पास में। तो इसके अंदर में क्या है कि जो टोटल लेंथ और थिकनेस आ गया, उसके बाद के अंदर में पर मीटर के हिसाब से गेज जाएगा इसके अंदर में, इन ग्राम में जाएगा, है ना, ग्राम में जाएगा। वो 100 ग्राम हो गया, ठीक है। 20 ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया, वो डिपेंड करता है अलग अलग। तो ये बेसिकली ये फार्मूला तो मैंने आपको बेसिक बताया है। इसके साथ के अंदर में क्या होता है कि जब हमारे पास में ये चीजें निकल के सामने आ जाती है ना, तो अगला हमारा स्टेप ये रहता है कि अब जो आउटडोर यूनिट है हमारे सिस्टम के अंदर में, उन आउटडोर सिस्टम के अंदर में, जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी आउटडोर यूनिट है, मास्टर है, स्लेव है, कोई भी यूनिट है हमारे पास में, तो उसके अंदर में हम ये देखेंगे कि आउटडोर यूनिट के अंदर में जितना भी जो हमारी गैस है, गैस हमारी जितनी भी है सिस्टम के अंदर में, वो टोटल गैस कितनी है आउटडोर यूनिट के अंदर में, हमारे पास में 2 आउटडोर ही मान लेता हूँ मैं, है ना। और इसके अंदर में अगर हमारी गैस की अगर मात्रा की बात करता हूँ मैं, दोनों 20-20 HP की मशीन है मान लो, है ना, या एक 10 HP की, एक 20 HP की, तो एक 5 HP की है तो उसमें 5 kg है, और एक 10 HP की है उसमें मान लो 9 किलो है ना, 20 HP की उसमें 9 किलो मान लेते हैं, या 10 kg मान लेते हैं। तो जो हमारे पास में यहाँ पे जो टोटल निकाल के जो गैस आती है ना लेंथ के हिसाब से, यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो टोटल गैस निकल के आती है ना सामने, जी ये टोटल गैस आ गई, मान लो हमारे पास 25 kg आ गई, तो 25 kg माइनस हो जाएगी, फिर एडिशनल गैस चार्ज, एडिशनल गेस्ट चार्ज हो जाएगा 10-15, 15 में से 25, 25 में से 15 गए तो फिर 25 से माइनस 10, क्या हमारे पास 15 किलो गैस है इसके अंदर में, तो फिर हमारे पास में होएगा यहाँ पे 10 kg गैस, 10 kg गैस हम इसके अंदर में और डालेंगे, है ना। तो ये एडिशनल गैस चार्ज हुआ। तो इसके 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं एडिशनल गैस चार्ज के लिए मैनुअल गैस चार्ज। मैनुअल गैस चार्ज जो होता है ना, वो क्या होता है मैनुअल गैस चार्ज, कि हमने यहाँ पे मैनुअल गैस चार्ज हो गया, इसके अंदर में क्या करते हैं हम, जो हम पुरानी पद्धति है ना हमारी गैस चार्ज करने वाली, जैसे सिलेंडर लगाया और गैस चार्ज कर दिया, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना वेट मीटर लेके जाते हैं, वेट करने के लिए मीटर, वो जो आता है ना वेट करने वाला मीटर आता है, वो लेके जाते हैं, उससे फिर हम 10 किलो गैस उसमें तोला हमने और उसमें गैस डाल दिया। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये भी नहीं करके डायरेक्ट सिलेंडर लगा के उसका देखते हैं कि यार ठीक है। अगर हमारा जो प्रेशर है वो कितने बार होना चाहिए, कितने PSI होना चाहिए, उसके हिसाब से वो गैस डाल देते हैं। एक तो ये हाँ तरीका हाँ हो हाँ। गया, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जब हम ठीक है। वहां पे काम कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर में जब हम काम कर रहे हैं, तो हमारा अधिकतम जो अभी के लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ना VRF के अंदर में, अभी लेटेस्ट जो वर्जन आ रहे हैं, उन लेटेस्ट हाँ हाँ। वर्जन के अंदर में जो गैस चार्ज है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑटो गैस चार्ज वाले आ रहे हैं। तो ऑटो गैस चार्ज वाला जो प्रोसेस है ना, हाँ उसके अंदर में सेटिंग होता है, प्रोग्राम होता है सिस्टम के अंदर में,
डेकन में भी अभी मैनुअल, जैसे VRV3 के अंदर में तो हम मैनुअली करते थे, अभी 4 और X के अंदर में हम ऑटो गैस चार्ज कर रहे हैं। तो हर कंपनी के अंदर में अभी जो न्यू वर्जन आ रहे हैं उनके अंदर में ऑटो गैस चार्ज का प्रोसेस आ रहा है। तो ऑटो गैस चार्ज करने के लिए क्या प्रोग्राम करना होता है, सिलेंडर कनेक्ट कर देते हैं, प्रोग्राम करने के बाद में जितना गैस चाहिए सिस्टम को वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने के बाद में सिस्टम को वो शो कर देता है कि इसके अंदर में गैस चार्ज, जो उसमें कोड आता है, कोड बता देता है, हर कंपनी का एक अलग होता है, इसमें गैस चार्ज कंप्लीटेड हो गया है। तो फिर हम हमारा जो सिलेंडर वाल है या चार्जिंग गैस लाइन वगैरह है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं और सिस्टम को हम रनिंग मोड के अंदर में चला सकते हैं उसके अंदर में। तो ये प्रोसेस होता है। तो जब हम इसके अंदर में जब काम करते हैं डेकन के प्रोजेक्ट पे या किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट पे, तो सबसे पहली बात क्या है कि एडिशनल गैस चार्ज करने के लिए हमको एडिशनल गैस चार्ज कितना करना है, अगर मैनुअल कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी समझ होना जरूरी है, हमको इसकी समझ होना जरूरी है। मान लो हम वैसे भी ऑटो गैस सर चार्ज एक कर बार रहे ना, हैं। ये फॉर्मूला, ये जो एडिशनल गैस चार्ज का, हाँ जी। हेलो हाँ बोलिए ना। सर, फिर भी ना एक बार ये एडिशनल गैस चार्ज वाला जो फॉर्मूला है, हाँ हाँ, इसे दोबारा रिपीट समझा दीजिए एक बार। ये समझ में नहीं आया है कि लेंथ प्लस डाया, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। 1 मिनट में बता रहा हूँ ना। लेंथ प्लस डाई को कैसे कैलकुलेट करना है हमें, उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन कैसे निकलती है, कोई फॉर्मूला है, क्या है। फार्मूला मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जैसे जो मान लो एक 7/8 का पाइप है, ठीक है। अब 7/8 के पाइप के अंदर में क्या है कि 7/8 का पाइप का थिकनेस क्या है आपको पता है, 1/8 का क्या, 11/8 का क्या आपको पता है, ठीक है। जब आपको पता है तो उसके हिसाब से जो टोटल पाइप हमारे पास में है, टोटल पाइप जो साइज हमारे पास में है, तो उसके हिसाब से क्या होता है हाँ कि जब हमारे पास में टोटल साइज आ जाता है, टोटल लेंथ आ जाता है, तो ये दोनों चीजें क्या है कि इसके अंदर में, मशीन के अंदर में जितनी भी जो लेंथ हमने लगा रखी है पाइप की, वो कैलकुलेट होती है पर मीटर के हिसाब से। हाँ, तो 7/8 के पाइप में पर मीटर के हिसाब से कितना गेज बिल्कुल। जाएगा, 1/8 के हिसाब से पर मीटर में कितना गेज जाएगा, ऐसे सारी वो पर मीटर के हिसाब से गेज जाता है। तो टोटल जैसे सर लेंथ एक ऑफ। 118 का पाइप है, हाँ जी। एक 118 का पाइप है जिसकी लेंथ 2 मीटर की है, हाँ तो उसमें कितना गेज आएगा। बिल्कुल वो जाएगा, वो बता रहा हूँ ना मैं आपको कि उसमें कितना गेज जाएगा पर ग्राम के हिसाब से। वो हर एक कंपनी का, जब आप इंस्टॉलेशन मैनुअल देखेंगे ना, इंस्टॉलेशन मैनुअल, हाँ हाँ तो हाँ। उस इंस्टॉलेशन मैनुअल में आपको ये चीज बताया जाएगा। आप इंस्टॉलेशन मैनुअल को देखिए, अगर आपके पास नहीं है ना, तो हमारा ये जो अभी अपनी एप्लीकेशन पे आपने कोर्स लॉगिन किया ना, उसमें सब कुछ दे रखा है। उसके अंदर में बता रखा है कि ओके। आप जब उसमें जाब के देखोगे ना, तो उसमें हर एक कंपनी का बता रखा है, हर एक कंपनी का उसमें बता रखा है कि इसके अंदर में, जैसे मान लो अगर वो कोई 110 का पाइप भी यूज कर लिया, मान लो बड़ी साइज का पाइप है अपने पास में, तो अगर 2 मीटर का पाइप है हाँ वो हाँ। तो सेक्शन डिस्चार्ज ही कनेक्ट कर रहा है सिर्फ आउटडोर आउटडोर का। तो अगर 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो उस टाइम पे उसमें जो गैस जाएगा उसका साइज के हिसाब से कितना जाएगा, तो वो सब चीजें उसमें लिखा रहता है। ओके। आपको ये मैं एक PDF भी बना के भेज दूंगा पर्सनली, फॉर एडिशनल हाँ हाँ गेस्ट हाँ। चार्ज के लिए। तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास में सब चीजें बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसके अंदर में देख सकते हैं एडिशनल गेस्ट चार्ज का जो प्रोसेस है ना, उसके अंदर में देख सकते जी हैं जी। आप। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक कोई है। इश्यू नहीं है। अब इसके बाद ओके में, ओके। हाँ जी, अब मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जी। आप बताइए एडिशनल गेस्ट चार्ज के लिए क्या करते हैं। ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं बताना, बस इतना इतना सिंपल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ साइज है ना भाई, 7/8 का कितना है, 5/8 का कितना है, या हाँ हाँ। 1/8 11 कितना है, टोटल लेंथ ऑफ पाइप। फिर लेंथ ऑफ पाइप के हिसाब से साइज ऑफ पाइप के हिसाब से लेंथ आ जाएगा, कभी 7/8 का कितना है तो साइज क्या आ गया 7/8, और लेंथ कितना आ गया जो भी है वो आएगा ड्राइंग के हिसाब से। उसके बाद में क्या आ गया थिकनेस, उसका थिकनेस जो है ओके। वो कितना है, उसके हिसाब से जो टोटल हमारे पास में मीटर निकल के आ रहे हैं कि भाई टोटल लेंथ ऑफ मीटर इतना है इस पाइप का, उसमें पर मीटर के हिसाब से कितना गेज चार्ज होएगा। तो टोटल जब हमारे पास 7/8 कितना हो गया, 1/8 हो गया, 5/8 हो गया, तो टोटल जब ग्राम 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 मिलके टोटल केजी में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर टोटल एडिशनल अमाउंट निकल के आता है हाँ कि हाँ हाँ। टोटल इस सिस्टम के अंदर में इतना गेज आने वाला है। फिर उस टोटल में से जो आउटडोर के अंदर में है, वो उसमें से माइनस हो जाता है।
ओके यानी कि क्या सर हुआ जैसे एडिशनल गैस चार्ज। हम्म, हेलो। हाँ जी बोलिए। सर जैसे हमारे पास ड्राइंग नहीं है, काफी टाइम पुराना सिस्टम लगा हुआ है, और गैस चार्ज करनी है, फिर कैसे करेंगे तो ड्राइंग नहीं है तो? नहीं, काफी पुराना सिस्टम है और गैस चार्ज नहीं हुआ है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सिस्टम डैमेज हो गया है और उसके अंदर में गैस नहीं है, लेकिन मतलब जिसकी वजह गैस से लीक दिक्कत हो नहीं, गया है? हाँ गैस लीक हो गया तो फिर आप अपना जो सिस्टम के अंदर में जो ऑटो गैस चार्ज वाला प्रोसेस है उसको अपना सकते हैं आप, अगर उसके अंदर और में अगर थर्ड ऑप्शन है है तो। मैनुअल? अगर उसके अंदर में नहीं सर। अगर मान ओके, लीजिए, और नहीं ऑप्शन है तो? अगर उसके अंदर में अगर ऑटो गैस चार्ज का प्रोसेस नहीं है तो आप मैनुअल गैस चार्ज कर लीजिए। मैनुअल गैस चार्ज में फिर आपके पास में वही सिस्टम आएगा कि 410 गैस डाल रहे हो आप, तो सिस्टम के अंदर में दो तरीके हैं, या तो सिस्टम पूरा ही एम्प्टी है, ना तो आउटडोर में है ना इंडोर में गैस है, ना पूरी रेफ्रिजरेशन लाइन में गैस है, गैस है ही नहीं कुल मिला के। जी। ठीक है ना। जी। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आप पहले सिलेंडर, पहले आप वैक्यूम करेंगे, प्रॉपर तरीके से लीक टेस्ट करेंगे, उसके बाद के अंदर में लगभग 30-40 पीएसआई आप गैस, 40-50 पीएसआई आप लिक्विड गैस चार्ज करेंगे पूरे सिस्टम के अंदर में। उसके बाद के जी। अंदर जी। में आप सिस्टम को रन करेंगे, रन करने की कंडीशन में वो आ जाएगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर उसको बंद नहीं करेगा। फिर उसके अंदर में आप टॉप अप करते जाइए और तब तक टॉप अप करिए जब तक कि वो एक रनिंग मोड के अंदर में जो सक्शन प्रेशर नहीं आ जाता है। वही नॉर्मली से स्प्लिट में करते हैं, फिर वही करना पड़ेगा? हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। टेबल में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पैकेज में वो जो प्रोसेस करते हैं ना अपन, रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज का जो प्रोसेस जी। है वो सेम चीज उसमें लागू हो जाएगी। जी। तो ये समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं अभी, मैं आपको सभी कंपनियों की वायरिंग का है ना एक एक क्वेरी और पीडीएफ। थी। हाँ सपोज जी कीजिए बोलिए। मेरा एक, हाँ बोलिए, बोलिए सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि सपोज कीजिए मेरा एक 10 HP का मशीन है, उस पे 4 इंडोर लगे हुए हैं। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ एक 10 HP का मशीन है मेरा। हाँ हाँ। एक 10 HP के मशीन पे 4 इंडोर लगा हुआ है, तो क्या मुझे चारों इंडोर को ऑन रखना पड़ेगा गैस चार्जिंग के समय? यार सर गैस चार्ज करेंगे तो ऑन तो रखना ही पड़ेगा ना, कूल मोड पे तो चलाना ही पड़ेगा उनको। हाँ, चारों चारों यूनिट्स को? मेरी बात सुनो, आप तो ये समझ के चलिए कि जब हम गैस चार्ज करते हैं सिस्टम के अंदर में तो इंडोर को तो ऑन रखते ही है ना, नहीं तो वो वहां से उसको कमांड कैसे देगा, वो उसको कमांड नहीं देगा तो कम मशीन चलेगा कैसे। कंप्रेसर वीआरएफ में हीट लोड के हिसाब से चलते हैं, तो ओके। हीट लोड का हमको मेजरमेंट कहाँ से मिलता है, इंडोर यूनिट से। और इंडोर यूनिट से तभी तो कंप्रेसर अपनी स्पीड में चलेंगे ना, नहीं तो उनकी तरफ से तो हो सकता है कि अंदर टेम्परेचर मेंटेन है, अगर इंडोर इंडोर बंद रखेंगे तो यहाँ से आउटपुट आएगा कैसे आउटडोर के अंदर में। हाँ हाँ हाँ। इंडोर हमको चालू रखने पड़ेंगे ठीक है। और कूल मोड पे और लेस देन टेम्परेचर पे 16 डिग्री पे रखने पड़ेंगे, हाई फैन स्पीड रखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कोई टाइमर वाइमर तो नहीं लगा है किसी इंडोर यूनिट के अंदर में, और फुल मूड पे ही उनको ऑन करके रखना है अपने को। ओके, और बताइए। आगे बढ़ते हैं सर, क्लियर है है ना, ये यहाँ तक? बिल्कुल। ओके, तो अपन क्या है, जैसे मैं आपको लगभग 18 से 20 कंपनी का कल मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसके अंदर में सिर्फ वायरिंग वगैरह ठीक है। रहेगा, ऑल अबाउट वायरिंग प्रोसेस, इंडोर ओके। आउटडोर का वायरिंग, और कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई ठीक है। वायरिंग और थर्मोस्टेट वायरिंग और सेंट्रल कंट्रोल वायरिंग, और जो हमारा भी है जो बड़े जो बिजनेस क्या सॉरी बिल्डिंग मैनेजमेंट वाले जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हाँ मेन हाँ। सर्वर रूम से कनेक्टेड है तो उसका वायरिंग, सब मिला के मैं आपको भेजूंगा, तो आप ठीक है। वो एक अलग से फाइल रखना। फिर मैं एक एड्रेसिंग वाला भेज रहा हूँ आपको, एड्रेसिंग का हम प्रोसेस कल से, क्योंकि वायरिंग में मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता हूँ, क्वेश्चन का आंसर होंगे तो हम कर लेंगे, आप रीड कर लेना, क्योंकि वो सिंपल ही है। हम बात करेंगे एड्रेसिंग पे ज्यादा, तो कल हम एड्रेसिंग वाला चैप्टर चालू करेंगे ना। ओके। ठीक है, तो अपन कल एड्रेसिंग वाला करेंगे और बाकी इसके लिए मैं आपको